Good morning, dear students. Today we shall read part 2 of the lesson The Summer of the Beautiful White Horse. तो मैंने बताया था द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का जो पहला पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था सुंदर सफ़ेद घोड़े की ग्रीष्म ऋतु के बारे में। इस घोड़े के बारे में पढ़ा था जो दो लड़के थे, आर्मेनियन जो बॉयज़ थे, दो लड़के थे, उनके बारे में पढ़ा कि उनका जो ट्राइब था वो कैसा था, उनका कबीला कैसा था। और जो बच्चा है जिसका नाम था एरम, उसका जो चचेरा भाई था मुराद, वो घोड़े को चुरा करके ले आता है, समझ गए। और वह उस पर ऐसे डाउट्स करने लगता है, शंका करने लगता है और अपने परिवार के गार्गोलियन फैमिली के बारे में वो बताता है कि हमारा जो गार्गोलियन फैमिली है वो किस प्रकार से है। तो आइए अब पढ़ते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 तो देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, कजिन मुराद तक इस लेसन को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, कजिन मुराद तक। अब देखिए आगे, दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, वाइन यार्ड्स, orchards, इरिगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड्स। यहाँ तक देखिए पहले कि दैट ईयर वी लिव्ड, तो हम उस वर्ष, दैट ईयर वी लिव्ड, उस वर्ष हम कस्बे के बाहर रहते थे, किनारे पर रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, जो वॉलनट एवेन्यू उनका जो कोई टाउन है, कस्बे का नाम है यहाँ पर, तो वॉलनट एवेन्यू पर रहते थे कस्बे के बाहर में। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, और हमारा जो घर था वो इस जो वॉलनट एवेन्यू कंट्री का जो नाम बताया जा रहा है इसके पीछे था। इसके पीछे क्या क्या थे देखिए, वाइन यार्ड्स थे, मतलब अंगूर के बगीचे थे। तो वाइन यार्ड्स का मतलब है यहाँ पर अंगूर के बगीचे, लिख लेना। ऑर्चार्ड्स यानी फलोद्यान, बगीचे, कोई ऑर्चार्ड बोला जाता है, समझ गए। इरिगेशन डिचेज, तो उस कंट्री के पीछे, हमारे घर के पीछे वाइन यार्ड्स थे, मतलब अंगूर की बेल या अंगूर का बगीचा था। ऑर्चार्ड्स और फलोद्यान थे। इरिगेशन डिचेज, और सिंचाई की जो नालियाँ थी उनको बोलते हैं इरिगेशन डिचेज, सिंचाई की नालियाँ, सिंचाई की नालियाँ थी। एंड कंट्री रोड्स, और जो सड़कें थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू, मतलब इन लेस देन 3 minutes, 3 मिनट से भी कम समय में हम ओलिव एवेन्यू पर थे। एंड देन, ये एवेन्यू अभी जो बताया था आपको कि ये कोई कस्बे वगैरह का नाम है, तो इस पर थे हम। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और मतलब 3 मिनट में ही हम ओलिव एवेन्यू पर थे। कहाँ पर थे? ओलिव एवेन्यू पर थे। तब जो घोड़ा है वो ट्रॉट, एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और घोड़ा दुल की चाल चलने लगा। तो ट्रॉट का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रॉट का मतलब है दुल की चाल, दुल की चाल। तो घोड़ा है वो दुल की चाल चलने लगा। तो इसको दुल की चाल मतलब जो घोड़े की दुल की जो चाल होती है उसको बोलते हैं ट्रॉट। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, द एयर वाज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, मतलब हवा है वो ताज़ा थी। न्यू का मतलब क्या है यहाँ पर? ताज़ा। एंड लवली टू ब्रीथ, और सांस लेने में बड़ी प्यारी थी, लवली थी। तो न्यू का मतलब यहाँ कोई नया अर्थ नहीं है, समझ गए। तो द एयर वाज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और हवा है वो ताज़ा थी और सांस लेने में अच्छी थी, प्यारी थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, द फील ऑफ द हॉर्स वाज, द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, और जो घोड़े की चाल है वो आश्चर्यजनक महसूस होती थी।
जो घोड़े की चाल है वो वंडरफुल थी, आश्चर्यजनक महसूस होती थी। माई कजिन मुराद हु वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिस्ट, मेरा जो कजिन मुराद है जिसको एक सनकी समझा जाता था, क्रेजिस्ट समझा जाता था, मतलब पागल समझा जाता था। मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग, वो गाना, उसने गाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर कि जो मेरा कजिन मुराद है जिसको हमारे परिवार के सदस्यों में क्या समझा जाता था, मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली यानी हमारे परिवार के सदस्यों में उसको सनकी समझा जाता था। बिगेन टू सिंग यानी वो गाना शुरू कर दिया। आई मीन मेरा मतलब ही बिगेन टू रोअर, मतलब उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। जो एरम है वो बता रहा है, जिसको अभी नाम बताया था आपका दूसरे लड़का का क्या नाम था, एरम। तो एरम था, एरम ने क्या कहा कि आई मीन मेरा मतलब ही बिगेन टू रोअर, उसने गाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए एक बार इसको रिपीट मार देता हूँ मैं कि उस वर्ष हम इस कस्बे के किनारे के बाहर रहते थे वॉलनट एवेन्यू पर, और उस हमारे घर के पीछे हैं वो वाइन यार्ड्स, ऑर्चार्ड्स, इरिगेशन डिचेज मतलब सिंचाई की नालियाँ और सड़कें थी। और 3 मिनट से कम समय में ही हम ओलिव एवेन्यू पर पहुंच गए और वहाँ पर घोड़ा है वो दुलदुल की चाल चलने लगा। द एयर वाज न्यू, मतलब हवा ताज़ा थी और बहुत ही सांस लेने में प्यारी थी। द फील ऑफ द हॉर्स, और घोड़े को महसूस किया। रनिंग वाज वंडरफुल, मतलब जो घोड़े की चाल है वो कैसी थी, वंडरफुल थी। माई कजिन मुराद, मेरा जो चचेरा भाई मुराद जिसको कि हमारे परिवार के सदस्यों में क्रेजी मतलब सनकी समझा जाता था, उस वह गाना शुरू कर दिया उसने। आई मीन मेरा मतलब ही बिगेन टू रोवर, मतलब उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखिए, एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रिक इन इट्स समवेयर एंड माई कजिन मुराद was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. The crazy streak in our tribe. तो प्रत्येक परिवार ही हैज़ ए क्रेजी स्ट्रिक, मतलब प्रत्येक परिवार ही है हमारा जो स्ट्रिक, स्ट्रिक का मतलब है यहाँ पर प्रवृत्ति या स्वभाव, प्रवृत्ति या स्वभाव। स्ट्रिक का मतलब प्रत्येक परिवार में ही है, ऐसी आदत है, ऐसा स्वभाव है। इन इट्स समवेयर मतलब हर जगह ही। और मेरा जो कजिन मुराद है उसे भी क्या है वो माना जाता है द नेचुरल डिसेंडेंट, नेचुरल प्राकृतिक रूप से या स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक उत्तराधिकारी। डिसेंडेंट का मतलब क्या है, उत्तराधिकारी। ये जो वर्ड मीनिंग है इन पर ध्यान देना। डिसेंडेंट का मतलब क्या है, उत्तराधिकारी। ऑफ द क्रेजी स्ट्रिक इन आवर ट्राइब, मतलब सन की प्रवृत्ति का माना जाता है इन आवर ट्राइब, हमारे कबीले में। तो प्रत्येक परिवार हैज ए क्रेजी स्ट्रिक, प्रत्येक परिवार में ऐसी प्रवृत्ति होती है। समवेयर, और जो मेरा कजिन मुराद को हमारे कबीले में सन की स्वभाव का उसको माना जाता है, उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है। डिसेंडेंट के रूप में जाना जाता है, मतलब सन की स्वभाव का उत्तराधिकारी है वो, डिसेंडेंट है। नेक्स्ट आगे देखिए। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुसराव एन इनॉर्मस मैन विथ ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट माउस्टेक इन द सेंट जोक्विन वैली। सेंट जोक्विन वैली, यहाँ तक देखिए कि बिफोर हिम उससे पहले, वाज आवर अंकल खुसराव कि उससे पहले हमारा जो चाचा खुसराव है वो एक बहुत ही विशालकाय व्यक्ति था, बहुत इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति था। विथ ए पावरफुल हेड, एक शक्तिशाली सिर के साथ में, और ब्लैक हेयर यानी काले बालों वाला शक्तिशाली सिर था उसका। एंड द लार्जेस्ट माउस्टेच इन द सेंट जैक्विन वैली, मतलब सेंट जैक्विन जो घाटी है उसमें सबसे बड़ी मूछें थी तो उसके थी। माउस्टेच का मतलब क्या है, मूछें। लिख लेना, मूछें।
माउस्टेच का मतलब क्या है? मूछे। मूछे। तो देखिए इन लाइंस में क्या बताना चाह रहा है कि उससे पहले कि हमारा जो अंकल खुसराव है वो बहुत बड़ा व्यक्ति है जिसके पावरफुल हेड है, काले बालों वाला सिर है और सबसे बड़ी मूछें हैं सेंट जैक्विन घाटी में। सेंट जैक्विन घाटी में तो सेंट जैक्विन जो घाटी है उसमें सबसे बड़ी मूछें रखने वाला उसका अंकल था, जिसका नाम था खुसराव। खुसराव अंकल था, उसके सबसे बड़ी मूछें थी। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, मतलब स्वभाव में बहुत ही क्रोधित था वो। फ्यूरियस का मतलब है क्रोधित और टेम्पर का मतलब है स्वभाव, मतलब स्वभाव में बहुत ही क्रोधित था, मतलब उसे गुस्सा बहुत आता था। तो स्वभाव में ये बहुत ज़्यादा क्या था? क्रोधी था। सो इरिटेबल, मतलब इतना चिड़चिड़ा स्वभाव था उसका। सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग। नेक्स्ट आगे करते हैं इसको थोड़ा। तो देखिए ए मैन, एक व्यक्ति, सो इरिटेबल का मतलब अभी बताया आपको चिड़चिड़ा। क्या मतलब है? चिड़चिड़ा, कि इतना उग्र चिड़चिड़े स्वभाव का। सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, जो कि कोई भी दहाड़ता हुआ व्यक्ति है वो उसको अधीरतापूर्वक क्या कर सकता था? रोक सकता था। उसको कोई भी दहाड़ने वाला व्यक्ति था उसको रोक सकता था। इतना बहुत अधीर व्यक्ति थे कि वह हर किसी को दहाड़ते हुए बात करने से क्या कर देते थे? रोक देते थे। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो देखिए इट इज़ नो हार्म मतलब इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो, मतलब इस पर ध्यान मत दो। तो ये जो लाइन है यहाँ पर आई है, पे नो अटेंशन टू इट, इसका मतलब है इस पर ध्यान मत दो। इट इज़ नो हार्म मतलब कोई भी हानि नहीं है। मतलब वो ऐसे स्वभाव के व्यक्ति थे, इस प्रकार से कि ऐसे स्वभाव के व्यक्ति थे कि कोई भी, सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड, मतलब वे इतने अधीर थे कि वो रोक देता था किसी भी व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा बात करता था, और ऐसे कह कर के रोकता था वो कि इट इज़ नो हार्म, कि इसमें कोई भी हानि नहीं है, नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, कि आप इस पर ध्यान मत दो। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जो ये पैराग्राफ है, इसमें क्या बताया जा रहा है देखिए, कि प्रत्येक जो परिवार है वो प्रत्येक परिवार में ऐसा क्रेजी मतलब सन की व्यक्ति है कहीं ना कहीं। और जो मेरा कजिन मुराद है उसको स्वाभाविक रूप से उत्तराधिकारी माना जाता था, उत्तराधिकारी रूप में सन की माना जाता था हमारे कबीले के अंदर, ऐसी प्रवृत्ति थी उसकी। और उससे पहले कि उसके जो अंकल हैं वो खुसराव हैं, वो भी ऐसे ही व्यक्ति थे, बड़े पावरफुल थे, और क्या थे कि ब्लैक हेयर वाले व्यक्ति थे, और बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी सेंट जोक्विन वैली में। और एक व्यक्ति जो बहुत ही क्या था? क्रोधी था, और इतने इरिटेबल थे, इतने चिड़चिड़े उग्र स्वभाव के थे कि वे किसी को भी रोक देते थे बहुत ज़्यादा बातचीत करने में, दहाड़ते हुए, और ऐसे कहते हुए कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि इसमें कोई भी क्या नहीं है? हानि नहीं है, कि इसमें कोई भी हानि नहीं, कि आप इस पर ध्यान मत दीजिए। आगे देखिए, दैट वाज ऑल, नो मैटर वाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कि ये कोई बात नहीं कि कोई किसी घटना पर बात करता था, उनके लिए यही था। मतलब दैट वाज ऑल, नो मैटर वाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, मतलब जो भी इस घटना पर कोई बात करता था ये कोई बात नहीं थी। वंस इट वाज हिज ओवन सन, वंस इट वाज हिज ओवन सन, मतलब कि उसका बेटा एरेक था। कौन था? एरेक। रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज माउस्टेच ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर। तो यहाँ पर देखिए वर्ड आया है ट्रिम्ड। ट्रिम्ड का मतलब है काट के ठीक करना।
काट कर ठीक करना। ट्रिम्ड का मतलब क्या है? काट करके ठीक करना। तो देखिए कि ये कोई मैटर नहीं था, मामला नहीं था कि कोई भी व्यक्ति है उसकी घटना पर बातचीत करे। वंस इट वाज इज ओवन सन एरेक, एक बार उसका जो खुद का जो पुत्र है अरक, वो दौड़ता हुआ, एरेक है वो दौड़ता हुआ आया, 8 ब्लॉक दौड़ता हुआ आया टू द बार्बर शॉप, मतलब नाई की दुकान पर। नाई की दुकान पर जो एरेक है उसका पुत्र वो दौड़ता हुआ आया। वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज माउस्टेज, जहाँ पर उसके पिताजी हैं वो अपनी मूछें बनवा रहे थे। ट्रिम्ड, काट करके ठीक करते हुए। टू टेल हिम, उसे बताते हुए। तो देखिए यहाँ से था ये कि एक बार की बात है कि उसका ही पुत्र एरेक है वो दौड़ता 8 ब्लॉक दौड़ता हुआ नाई की दुकान पर आया, जहाँ उसके पिताजी हैं वो माउस्टेज ट्रिम कर रहे थे, मतलब अपनी मूछों को सही करा कर रहे थे काट करके। तो टू टेल हिम, उसे बताने के लिए कि दियर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में क्या लग गई थी? आग लग गई थी। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोवर्ड, मतलब ये जो व्यक्ति है खुसरो वो कहाँ पर बैठे थे? चेयर पर बैठे थे। एंड रोवर्ड, और दहाड़े, कि इट इज़ नो हार्म, कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, कि आप इस पर ध्यान मत दो। देखिए क्या बोला है कि उसी के घर में क्या है कि आग लगी हुई है और उसका पुत्र उसको बताने के लिए आया है, लेकिन उसकी तो ऐसी प्रवृत्ति थी, मतलब उसकी ऐसी स्ट्रिक्ट थी, ऐसी प्रवृत्ति या स्वभाव था उसका कि जो हमेशा ये कहता था कि कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। तो जब उसका पुत्र है वो उसको बताने के लिए उस बार्बर शॉप पर, नाई की दुकान पर आता है, जब वो अपनी मूछों को बना रहे हैं तो बोलता है कि घर में आग लग गई। तो ये जो खुसरा व्यक्ति हैं वो चेयर पर बैठे, ऊपर बैठे हैं और दहाड़े जोर से कि ये कोई नुकसान नहीं है, आप इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, मतलब नाई ने कहा, अब क्या कहा देखिए नाई ने। द बार्बर सेड, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का कहता है कि आपके घर में क्या है? आग लग गई है। सो खुसराव रोवर्ड, कि खुसराव हैं वो जोर से बोले, दहाड़े। इनफ, कि पर्याप्त, ठीक है। इट इज़ नो हार्म, कि कोई नुकसान नहीं है। ऐसे मैं कहता हूँ, ये कौन कहता है? मैं कहता हूँ कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो ये जो पैराग्राफ है मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया, समझ गए, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में देखिए माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट, मतलब मेरा जो चचेरा भाई मुराद है, समझ गए, मेरा जो चचेरा भाई मुराद है उस व्यक्ति का क्या माना जाता है? प्राकृतिक रूप से क्या माना गया है? उत्तराधिकारी माना गया है ऑफ दिस मैन, यानी उस व्यक्ति का। मतलब या तो पहले उसको ऐसा गुस्सा आता था, उसका जो अंकल था खुसराव, और इसके बाद में किसको आता है? जो उसका जो उत्तराधिकारी कौन था? मुराद, उसको कंसिडर्ड माना जाता है द नेचुरल डिसेंडेंट, मतलब प्राकृतिक रूप से उसका उत्तराधिकारी माना जाता है उस व्यक्ति का। ऑल दो मुराद फादर वाज जोराब, यद्यपि जो मुराद के पिताजी हैं वो, उनका नाम क्या था? जोराब था। क्या नाम था? जोराब था। यद्यपि मुराद के पिता का नाम जोराब था। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, हु वाज प्रैक्टिकल, जो व्यवहारिक थे। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है यहाँ पर? व्यवहारिक, लिख लेना, प्रायोगिक नहीं है। प्रैक्टिकल का मतलब यहाँ पर है व्यवहारिक। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, और अब इसके अलावा कुछ नहीं। नथिंग एल्स का मतलब है इसके अलावा कुछ नहीं। तो मुराद के पिताजी का क्या नाम था? जोराब। हु वाज प्रैक्टिकल, जो व्यवहारिक थे, एंड नथिंग एल्स, और इसके अलावा कुछ नहीं। दैट इज़ हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, ये वही है जो हमारे कबीले में होता था। दैट इज, मतलब ये वही है। हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, मतलब जो हमारे कबीले में होता था। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, फ्लेश का मतलब है मांसल या मांस को बोलते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर मांसल अर्थ है इसका, समझ गए? फ्लेश। ए मैन कुड बी द फादर, कि एक व्यक्ति पिता हो सकता था, ऑफ हिज सन्स फ्लेश,
मतलब अपने पुत्र के मांसल का, अपने पुत्र के मांसल का। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र के मांसल शरीर का पिता तो हो सकता है। आगे क्या कह रहा है, बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन उसका मतलब ये नहीं, उसका तात्पर्य ये नहीं, दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, मतलब कि वह उसके भावनाओं से खेलता हो, उसकी भावनाओं का पिताजी भी हो, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट। तो मीनिंगों के पर ध्यान देना। वेग्रेंट का मतलब है आवारा, क्या मतलब है, आवारा। और कैप्रिशियस का मतलब वही है पहले जो आया था, सन की, क्या मतलब है, सन की। कैप्रिशियस का मतलब क्या है, सन की। तो यहां देखिए क्या कह रहे हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स, द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब, ऑफ आवर ट्राइब, यानी हमारे कबीले के विभिन्न प्रकार की ऐसी जो स्पिरिट भावनाएं हैं, समझ गए, भावनाएं सन की और आवारा प्रकार की हो गई थी। कैसी हो गई थी, कैप्रियस एंड वेग्रेंट हो गई थी, मतलब सन की और आवारा प्रकार की हो गई थी। द डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऑफ द वेरियस काइंड्स, यानी विभिन्न प्रकार की ये जो भावनाएं हैं, स्पिरिट्स हैं हमारे कबीले की, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो कैसे हो गए थे, कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट हो गए थे। कैप्रिशियस का मतलब है सन की और वेग्रेंट का मतलब क्या है, आवारा। तो हमारे परिवार के अधिक से अधिक ऐसी जो भावनाएं हैं वो सन की और आवारा हो गई थी। आगे देखिए, वी रोड एंड माई कजिन मुराद सिंह, वी रोड यानी हम सवारी करने लगे, हम घोड़े पर सवार हो गए, एंड माई कजिन मुराद सिंह, और जो मेरा चचेरा भाई मुराद है वो गाने लगा, मतलब मेरा जो चचेरा भाई मुराद है वो गाने लगा और हम घोड़े पर सवार हो गए। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, फॉर ऑल, क्योंकि, फॉर ऑल का मतलब क्या है यहाँ पर, क्योंकि, एनीबडी न्यू मतलब कोई भी जानता था, कोई भी ये जाने कि हम क्या हैं, कि वी वर स्टिल इन ओल्ड कंट्री, यानी हम पुराने देहात के हैं, मतलब पुराने क्षेत्र के हैं। ओल्ड कंट्री का मतलब है पुराना देहात। वेयर जहाँ, एटलीस्ट यानी कम से कम, अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू तो यहां देखिए विद्यार्थियों कि सम ऑफ आवर नेबर्स की हमारे कुछ पड़ोसी, सम ऑफ आवर नेबर्स की हमारे कुछ पड़ोसी, वी बिलोंग्ड कि हम रहने वाले थे, मतलब जहाँ हम रहने वाले थे वहाँ पर हमारे कुछ पड़ोसी भी थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, देखिए कि हमने घोड़े को तब तक दौड़ने दिया जब तक उसका मन हुआ, मतलब वी लेट द हॉर्स, हमने घोड़े को तब तक दौड़ने दिया, एज लॉन्ग एज मतलब इतने समय तक, इट फेल्ट लाइक रनिंग जब तक कि उसका दौड़ने का मन रहा तब तक हमने घोड़े को दौड़ने दिया। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, और अंत में मेरे कजिन मुराद ने कहा कि गेट डाउन कि नीचे उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, कि अब मैं अकेला है वो सवारी करना चाहता हूँ, कि अब मैं अकेला सवारी करना चाहता हूँ। गेट डाउन
कि आप नीचे उतर जाओ। विल यू लेट मी राइड अलोन, विल यू लेट मी राइड अलोन। आई आस्क्ड कि मैंने पूछा कि विल यू लेट मी राइड अलोन, मैंने पूछा कि तुम मुझे अकेले में सवारी करने दोगे, ये मैंने पूछा। यहाँ से देखिए कि विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे अकेले में सवारी करने दोगे। आई आस्क्ड मैंने पूछा। आगे देखिए, दैट इज अप टू द हॉर्स माई कजिन सेड गेट डाउन, दैट इज अप टू द हॉर्स, कि दैट इज अप टू द हॉर्स कि वह घोड़े के ऊपर है। माई कजिन सेड, मेरे कजिन ने कहा, गेट डाउन कि आप नीचे उतर जाओ, कि घोड़े के ऊपर से ही जो मेरे कजिन ने, चचेरे भाई ने कहा कि आप नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, द हॉर्स विल लेट मी राइड कि इस घोड़े पर मुझे अकेले सवारी करने दो। आई सेड मैंने कहा। वी शैल सी कि हम देखेंगे। ही सेड उसने कहा। डू नॉट फॉरगेट कि ये मत भूलना। दैट आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, कि दैट आई हैव ए वे कि मेरे पास में भी घोड़ा रखने का एक तरीका है। ये मत भूलना कि मेरे पास भी क्या है, कि मैं भी घोड़े रखने का तरीका जानता हूँ। ये बताना चाहता है यहाँ पर वो, कि मैं भी घोड़ा रखने का तरीका जानना चाहता हूँ। वेल, अच्छा, तो देखिए क्या बता रहा है यहाँ पर ये, कि वी शैल सी कि हम देख लेंगे। ही सेड उसने कहा, डू नॉट फॉरगेट ये मत भूलना कि दैट आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स कि मैं घोड़े की सवारी का तरीका जानता हूँ, ऐसा रास्ता जानता हूँ। वेल, अच्छा, आई सेड मैंने कहा। एनीवे यू हैव विथ ए हॉर्स, एनीवे यू हैव विथ ए हॉर्स आई हैव ऑल्सो, कि मैंने कहा कि माना तुम्हारे पास घोड़े का है वो अच्छा तरीका है घोड़ा रखने का। आई हैव ऑल्सो कि मेरे पास भी क्या है, मैं भी ऐसा तरीका रखता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, फॉर द सेक योर सेफ्टी यानी तुम्हारी रक्षा के लिए। ही सेड उसने कहा, लेट अस होप सो मैं ऐसी आशा करता हूँ, गेट डाउन नीचे उतर जाओ। समझ गए? उसने कहा कि तुम्हारी रक्षा के लिए हम ऐसी आशा करें, उतर जाओ। ऑल राइट कि सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई सेड मैंने कहा। बट रिमेंबर लेकिन याद रखो, यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन कि आप भी मुझे हैं वो अकेले, यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन कि आप मुझे भी कोशिश करने दोगे अकेला सवारी करने में, कि मैं भी अकेला क्या करूँगा, इस पर सवारी करना चाहता हूँ और मुझे भी आप ऐसे ट्राई करने दोगे। ये आप याद रखोगे, ये इसमें वो बता रहा है। आगे नेक्स्ट देखिए, तो देखिए, आई गोट डाउन एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड साउटेड वजीरे रन। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, स्नॉर्टेड एंड ब्रस्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लाउडेस्ट। तो स्नॉर्टेड का मतलब है फुफकारने लगा, फुफकारने लगा। स्नॉर्टेड का मतलब क्या है? फुफकारने लगा, इसको बोलते हैं स्नॉर्टेड। तो आई गोट डाउन यानी मैं नीचे उतर गया, एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स और जो मेरा चचेरा जो भाई है मुराद उसने एंड लगाई। हील्स, किक्ड हिज हील्स यानी उसने एंड लगाई मेरे चचेरे भाई ने, इनटू द हॉर्स यानी घोड़े पर, एंड साउटेड और चिल्लाया कि वजीरे रन कि दौड़ो, कि वजीरे दौड़ो। ये वजीरे घोड़े के लिए शब्द कहा जाता है उसकी भाषा में, तो वजीरे ये सीधा ही लिखा हुआ है और वो वजीरे ही अर्थ होगा इसका। तो मैं नीचे उतर गया और मेरा जो चचेरा भाई मुराद है उसने क्या किया कि किक्ड हिज हील्स, उसने एंड लगाई घोड़े पर और जोर से चिल्लाया कि वजीरे दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स और घोड़ा है वो अपनी पिछली टांगों के सहारे खड़ा हो गया। स्नॉर्टेड फुफकारने लगा, स्नॉर्टेड फुफकारते हुए, एंड ब्रस्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड
एंड ब्रस्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड, और ब्रस्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड, और तेज गति से चलने लगा। दैट वाज द लव लिस्ट, जो कि सबसे रोचक था, सबसे क्या था, रोचक था, प्यारा था। लवलिस्ट थिंग, तो थिंग आई हैड एवर सीन, थिंग आई हैड एवर सीन, देखिए कि ऐसी आई हैड एवर सीन, जो कि पहले कभी देखा हो। तो यहाँ से इसका अर्थ निकालेंगे पीछे से, मतलब कि वो इस प्रकार की तेज़ गति से चल रहा था, फ्यूरी ऑफ स्पीड से, मतलब तेज़ गति से चल रहा था सांस निकालते हुए, जो कि इतना रोचक था। लवलिस्ट मतलब इतनी रोचक बात थी, ये रोचक दृश्य था। आई हैड एवर सीन, जो कि पहले कभी देखा हो, मतलब पहले मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। आगे देखिए, माई कजिन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच। तो इरिगेशन डिच अभी बताया था मैंने, ये जो सिंचाई की जो नालियाँ या नहरें होती हैं उसको बोलते हैं इरिगेशन डिच। तो देखिए, माई कजिन मुराद रेस्ड यानी दौड़ाया, रेस्ट का मतलब क्या है, दौड़ाया, द हॉर्स घोड़े को। मेरे कजिन मुराद ने घोड़े को दौड़ाया अक्रॉस ए फील्ड, एक खेत से होकर के, ऑफ ड्राई ग्रास यानी सूखे घास के खेत से होकर के इस घोड़े को दौड़ाया, टू एन इरिगेशन डिच यानी सिंचाई वाली नहरों तक, क्रॉस्ड द डिच ऑन द हॉर्स, और इसे जो नाली को पार कराया, एंड 5 मिनट्स लेटर, और 5 मिनट बाद में, रिटर्न ड्रिपिंग वेट, रिटर्न 5 मिनट बाद पानी टपकते हुए वो लौट आया। ड्रिपिंग वेट यानी पानी टपकते हुए, लिख लेना इसका अर्थ। ड्रिपिंग वेट का मतलब क्या है, पानी टपकते हुए। इसको बोलते हैं ड्रिपिंग वेट। तो यही बता रहा है यहाँ पर ये कि जो मेरा कजिन मुराद है, चचेरा भाई मुराद है, उसने इस घोड़े को सूखे घास के मैदान से दौड़ाया नालियों तक, सिंचाई की नालियों तक, और उसको वो खाई है, वो जो नाली है उसको पार करा दिया उस घोड़े को, और 5 मिनट बाद में वह लौटा, तो उससे क्या, ड्रिपिंग वेट मतलब पानी टपक रहा था। आगे देखिए, द सन वाज कमिंग अप, द सन वाज कमिंग अप कि सूर्य ऊपर उठ रहा था। द सन वाज कमिंग अप, अप का मतलब है ऊपर उठ, कमिंग अप यानी ऊपर उठ रहा था यहाँ पर अर्थ। द सन वाज कमिंग अप, सूर्य ऊपर उठ रहा था। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, अब मेरी बारी थी सवारी करने की, कि अब मेरी बारी है सवारी करने की। आई सेड, मैंने कहा। माई कजिन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, और मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े से नीचे उतर गया। गोट ऑफ यानी नीचे उतर गया, द हॉर्स यानी घोड़े से। तो माई कजिन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स कि राइड, कि आप चढ़ो घोड़े पर सवारी करो। ही सेड, उसने कहा, कि सवारी करो, उसने कहा। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स, आई लीप्ड मतलब कि मैं उछल करके घोड़े की पीठ पर बैठ गया। बैक का मतलब यहाँ पर है पीठ। तो आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स यानी मैं उछल करके घोड़े की पीठ पर बैठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट न्यू, एंड फॉर ए मोमेंट न्यू, और न्यू एक क्षण के लिए कल्पना किए जा सकने वाले, द मोस्ट अवेफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव, द हॉर्स डिड नॉट मूव मतलब एक क्षण के लिए कल्पना किए जा सकने वाले सबसे डरावने भय को मैंने महसूस किया। अवेफुल फियर यानी डरावना भय, अवेफुल यानी डरावना, और फियर का मतलब है भय। तो ये यहाँ पर बता रहा है कि मैं घोड़े की पीठ पर उछल करके बैठ गया, और कुछ क्षण के लिए मैं इस डरावने भय के कल्पना के लिए सोचता रहा। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा नहीं चला। आगे देखिए, किक इनटू हिज मसल्स, किक इनटू हिज मसल्स, मसल्स का मतलब जानते होंगे मांसपेशियां, कि इसकी मांसपेशियों पर क्या करो, किक करो, आप ठोकर मारो। माई कजिन मुराद सेड यानी मेरे चचेरे मुराद ने कहा, चचेरे भाई ने, कि इसकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं,
उन पर ठोकर मारो। What are you waiting for? आप किसका इंतज़ार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. कि आप हैं वो किसका इंतज़ार कर रहे हो? हमें इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के जागने तथा हरकत में आने से पहले वापस जाना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि माई कजिन मुराद सैड, ये तो हो गया था। वी हैव गोट टू टेक हिम, कि हमें उसे ले चलना है, बैक यानी वापस, बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के जागने से पहले हमें इसे वापस ले चलना है, नहीं तो किसी को क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा। वो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, कि मैंने घोड़े की मांसपेशियों पर ठोकर मारी। तो आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, कि मैंने घोड़े की मांसपेशियों पर ठोकर मारी। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोर्टेड, वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोर्टेड, एक बार फिर पीछे की टांगें उछाली इसने। तो वंस अगेन इट रियर्ड मतलब पीछे की टांगें उछाली इसने, एंड स्नोर्टेड, और ये फुफकारने लगा। देन इट बिगेन टू रन, फिर इसने दौड़ना शुरू कर दिया, मतलब चलना शुरू कर दिया, इसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि क्या करना है, क्या किया जाए। तो आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, व्हाट टू डू, कि क्या करना चाहिए, क्या करना है। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रेन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड्स ऑफ डिक्रा हेलाबियान, वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। तो देखिए, आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि क्या किया जाए। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ द इरीगेशन, यानी कि सिंचाई की नालियों की ओर दौड़ने की बजाय, द हॉर्स रेन डाउन द रोड, अब ये जो घोड़ा है वो सड़क से नीचे उतरते हुए वाइन यार्ड ऑफ डिक्रेन हेलाबिया, मतलब डिक्रेन हेलाबिया की जो वाइन यार्ड अंगूर की जो बेल है उस पर ये चलने लगा। वाइन यार्ड का मतलब बताया था जो अंगूर का बगीचा है, और ये डिक्रेन हेलाबियन क्या है, ये कोई जगह का नाम है वहाँ पर। तो ये घोड़ा है वो इरिगेशन डिच की तरफ जाने की बजाय कहाँ पर चलने लगा, डिक्रेन हेलाबिया की जो स्थान है वहाँ पर कोई वाइन यार्ड बना हुआ था, वहाँ पर ये चलने लगा, वहाँ पर दौड़ने लगा। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन, जहाँ पर ये बेलों पर कूदने लगा, मतलब उछलने लगा। जो डिक्रेन हेलाबियन की जो क्या थी, वाइन यार्ड्स थी, मतलब वहाँ की जो अंगूर के जो बगीचे थे, वहाँ पर ये क्या है कि वाइन्स पर मतलब अंगूर की बेल पर वहाँ पर क्या करने लगा, ये दौड़ने और उछलने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, अब ये जो घोड़ा है वो 7 बेलों पर उछला। जो अंगूर की जो बेल होती है उसको क्या बोलते हैं, वाइन। तो अंगूर की 7 बेलों पर उछला। बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले, मतलब बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले ये अंगूर की 7 बेलों पर उछलने लगा। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, देन इट कंटिन्यूड रनिंग, इसके बाद में इसने दौड़ना चालू रखा। इसके बाद में देन इट कंटिन्यूड रनिंग, इसके बाद में इसने दौड़ना चालू रखा। तो एक बार मैं रिपीट मार देता हूं इसको, जो पैराग्राफ है समझ लेना आप इसको। देखिए यहाँ से था ये कि आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, कि मैंने घोड़े की मांसपेशियों पर ठोकर मारी। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोर्टेड, एक बार फिर से इसने पिछली टांगों को उठाया और फुफकारने लगा। देन इट बिगेन टू रन, इसके बाद में ये दौड़ने लगा। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि क्या किया जाए। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, मतलब खेतों में जाने की, खेतों और सिंचाई वाली नालियों की तरफ जाने की बजाय ये जो घोड़ा है रेन डाउन द रोड, मतलब रोड से नीचे वाइन यार्ड मतलब अंगूर के बगीचे ऑफ डिक्रन हेल्बिया, ये डिक्रन हेल्बियन की वाइन यार्ड्स की तरफ चलने लगा, मतलब कि अंगूर के
मैदान की ओर चलने लगा, अंगूर का जो बगीचा है उसकी ओर चलने लगा, जहाँ पर इसने उछलना शुरू कर दिया अंगूर की बेलों पर। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, ये 7 बेलों पर ये उछलने लगा। बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और इसके बाद में ये निरंतर चलने लगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और मेरा जो चचेरा भाई है वो दौड़ता हुआ किधर आया, सड़क की तरफ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, कि आई एम कि मैं तुम्हारे प्रति चिंतित नहीं हूँ। ही साउटेड, वह चिल्लाया। वी हैव गोट गेट दैट हॉर्स, कि हमें उस घोड़े की तलाश करनी चाहिए, कि हमें अब क्या करनी चाहिए, कि उस घोड़े की तलाश करनी चाहिए। यू गो दिस वे, तुम इस रास्ते से जाओ। एंड आई विल गो दिस वे, और मैं इस रास्ते से जाऊंगा, कि आप इस रास्ते से जाओ और मैं इस रास्ते से जाऊंगा। तो वो उसको बोलता है कि आप गिर गए तो मैं आपके प्रति चिंतित नहीं हूँ, कि मैं तो वी हैव गो टू गेट द हॉर्स, कि हम घोड़े को प्राप्त करने आए हैं, उसकी तलाश करने आए हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। यू गो दिस वे, आप इस रास्ते से जाओ। एंड आई विल गो दिस वे, और मैं इस रास्ते से जाऊंगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर, आई विल बी नियर। तो देखिए क्या कह रहे हैं, इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम्हें ये जो घोड़ा है वो मिल जाए तो बी काइंडली, बी काइंडली तो उदारता बरतना आप। आई विल बी नियर, मैं नज़दीक ही रहूँगा या पास में ही रहूँगा। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर ये जो राइटर है वो बता रहा है कि इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर आप उसके पास चले भी जाओ तो घोड़े से क्या है कि काइंडली रहना, उदारता बरतना, और मैं भी पास में ही रहूँगा। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड, आई कंटिन्यूड डाउन द रोड, यानी मैं सड़क पर तलाश करता रहा। एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवार्ड्स द इरिगेशन डिच, और जो मेरा कजिन भाई जो मुराद है वो सिंचाई वाली नालियों की तरफ खेतों में चला गया उसे ढूंढने के लिए। इट टुक हिम हाफ एन हावर टू फाइंड द हॉर्स, और उसे घोड़ा तलाश करने में आधा घंटा लगा। एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे वापस ले आया। मतलब उसे घोड़ा तलाश करने में इट टुक हिम हाफ एन हावर, इट टुक हिम हाफ एन हावर टू फाइंड द हॉर्स, मतलब उसे घोड़ा तलाश करने में कितना समय लगा, आधा घंटा लगा। एंड ब्रिंग हिम बैक, और वो उसे वापस ले आया आधे घंटे में। ऑल राइट, कि सब ठीक है, बिल्कुल ठीक। ही सेड, उसने कहा। जंप ऑन, जंप ऑन, कि उतरो। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, कि अब पूरी दुनिया जाग चुकी है। व्हाट विल वी डू, कि हम क्या करेंगे। आई सेड, मैंने कहा, कि हम क्या करेंगे, मैंने कहा। वेल, अच्छा। ही सेड, उसने कहा। वी शैल आइदर टेक हिम बैक, या तो हम इसे वापस ले चलते हैं, और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, और उसे कल सुबह तक के लिए छिपा देते हैं, हाइड कर देते हैं। कल सुबह के लिए, कल सुबह तक इसको छुपा देते हैं, हाइड कर देते हैं। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट। तो ही डिड नॉट साउंड वरीड, यानी वह चिंतित दिखाई नहीं दिया। एंड आई न्यू, और मैं जानता था। ही वुड हाइड हिम, ही वुड हाइड हिम, कि वह इसे छिपा देगा। एंड नॉट टेक हिम बैक, और वापस नहीं लेकर के जाएगा, इसे वापस नहीं लेकर के जाएगा। नॉट फॉर ए वाइल, यानी थोड़े से समय के लिए भी नहीं। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर वह इसे वापस की। वह अगर इसे छुपा देगा तो वह इसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेकर के जाएगा।
अगर वह इसे क्या कर देगा, हाइड कर देगा, छुपा देगा। नेक्स्ट आगे देखिए, वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, कि हम कहाँ छिपाएंगे, मैंने कहा। आई नो ए प्लेस, ही सेड, कि मैं एक स्थान जानता हूँ, ही सेड, उसने कहा। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कि आपको घोड़ा चुराए हुए तुम्हें कितना समय हो गया, आई सेड, मैंने कहा, कि कितना समय से हो गया आपको इस घोड़े को चुराए हुए, आई सेड, मैंने कहा। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड। तो देखिए, इट सडनली डॉन्ड ऑन मी, मतलब ये बात मेरे अचानक से समझ में आ गई कि दैट कि ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग, कि वह प्रातःकाल से कुछ समय से घोड़े पर सवारी कर रहा था। समझ गए, फॉर सम टाइम यानी कुछ समय के लिए क्या कर रहा था, सुबह से ही वो इस घोड़े पर सवारी कर रहा था। एंड हैड कम फॉर मी मॉर्निंग ओनली, और मेरे पास केवल सुबह ही आया था ये। बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, क्योंकि वह जानता था कि मैं घोड़े की सवारी का कितना इच्छुक था। तो ही न्यू, वह जानता था, हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, मतलब मैं घोड़े की सवारी का कितना क्या था, इच्छुक था। लॉन्ग का मतलब है इच्छुक था, यहाँ पर क्या मतलब है, इच्छुक था। आप लॉन्ग का मतलब यहाँ पर लंबा मत समझ लेना, समझ गए, कभी आप लॉन्ग का मतलब लंबा समझ लो यहाँ पर। तो देखिए एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। इट सडनली डोंट ऑन मी, ये बात मुझे अचानक से समझ में आ गई कि ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स, कि वह प्रातःकाल ही सवारी के लिए उसे ले गया था कुछ समय के लिए। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और मेरे पास में इस सुबह को केवल आया था वो, क्योंकि वह जानता था हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि मैं सवारी करने का कितना इच्छुक था, ये वो जानता था। नेक्स्ट आगे देखिए, हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, कि घोड़े की जो चोरी है, स्टीलिंग है, उसके बारे में किसी ने कुछ कहा। ही सेड, उसने कहा, कि घोड़े की चोरी करने के बारे में किसी ने कुछ कहा, उसने कहा। आगे देखिए, एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। एनी हाउ, कि जो भी हो, आई सेड, मैंने कहा। एनी हाउ का मतलब क्या है, मतलब कुछ भी हो या जो भी हो। आई सेड, मैंने कहा। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कि तुमने रोजाना सुबह की ये घुड़सवारी कितने समय पहले शुरू की। कि हाउ लॉन्ग एगो, कितने समय पहले, डिड यू बिगिन, तुमने शुरू की, राइडिंग करना मतलब सवारी करना, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह को, कि प्रत्येक सुबह को तुमने ये सवारी करना कितने समय पहले शुरू किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, नोट कर लेना आप, यहाँ जो देखिए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। लॉन्ग का मतलब था यहाँ पर इच्छुक था। लॉन्ग का मतलब क्या था, इच्छुक था। एनी हाउ यानी जो भी हो, समझ गए। ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं इनको उतारते रहना आप, नहीं फिर और तो कुछ नहीं है। इरिगेशन डिश बता ही दिया था आपको इसमें। तो यहाँ तक जो चैप्टर है ये अपना, इसको यहाँ तक आप क्लियर कर लेना, यहाँ तक आप इसका अनुवाद कर लेना पार्ट 2 में, नहीं फिर आगे चलेंगे तो वीडियो है वो बड़ा हो जाएगा। ये जो बाकी जो बचा हुआ जो लेसन है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम इसको पूरा, नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे इसको पूरा।
जो बचा हुआ लेसन है तो यहाँ नोट कर लीजिए आप इसको, ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं, और जो बाकी बचा हुआ लेसन है वो हम अगले पार्ट में पूरा करेंगे। जो बचा हुआ अपना लेसन है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पूरा करेंगे। तो ये देखिए आज हमने कहाँ तक इसका एक बार रिवाइज देख लो, कहाँ तक पढ़ लिया। जो अपना पार्ट सेकंड था यहाँ से स्टार्ट किया था हमने दैट ईयर से, समझ गए। तो जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देखते रहना आप। यहाँ से स्टार्ट किया था दैट ईयर से, ये इस प्रकार से, और इसके बाद में ये स्लाइड 5 पर आ गए थे हम। इसके बाद में स्लाइड 6, तो यहाँ एवरी मॉर्निंग तक हो गया। अब जो बाकी जो बचा हुआ है वो पार्ट 3 में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, जो चैप्टर है। और बड़ी रोमांटिक स्टोरी है ये, तो आगे आप पढ़ोगे तो आपको बहुत रोमांटिक लगेगी ये जो स्टोरी है। ओके, थैंक्स। आप इसका जो वर्क है वो करते रहना चैप्टर का। धन्यवाद।